वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथ सेकेंड महामैराथन क्लास भाग 2। अभी तक जिसने भाग 1 नहीं देखा है तो इसी की क्लास के साथ में हम आपको वीडियो फर्स्ट का हम लिंक इसी पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके इसका भाग 1 भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप लोग ये ना समझिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं यही आपके पेपर में आएगा। हमारा कहने का मतलब वो है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पेपर में यही क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है कि इसी हिसाब से आपके बने हुए क्वेश्चन में मान दूसरे हो सकते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये गलती मत करना कि यही क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हीं को रट डालो। मतलब आपका फर्स्ट में हमने आधी किताब ख़त्म की थी फर्स्ट भाग में, सेकेंड भाग में बची हुई आधी किताब को हम ख़त्म किए दे रहे। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। बट ध्यान वही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये ना समझना कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन आ भी जाए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जानते हैं क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, तो चलते शुरू करते। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखे होंगे, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, बाकी आपको समझना है और लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा अंतराल 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन नियम का प्रयोग कर। अंतराल दे रखा है, 1,2 दे रखा है। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन नियम, देखो सिम्पसन नियम कहा है, ये सिम्पसन नियम आपको पता होना चाहिए होता क्या है, का प्रयोग कर समाकलन 1 से 2 dx/x का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए इसी का बी नंबर कह रहा इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना कीजिए। हमें पता है, आप लोगों को पता होगी log 2 का मान क्या होता है। देखिए अगर हम बताएं तो हमारे पास जो log 2 का मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0.3010 होता है। अब ये होता है, ये निकलता है कि कुछ दूसरा निकलता है क्वेश्चन हल करने पे, तो हल करने के बाद पता चलेगा। लेकिन कह रहा इसी प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना करने के लिए कह रहा, ना कि मान बताने के लिए कह रहा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, पहले ये क्वेश्चन आराम से हल करिएगा, उसके बाद आप log 2 की वैल्यू निकालिएगा इस क्वेश्चन की सहायता से। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसके बाद हम अब आपको ले चल। सबसे पहले तो कह रहा है सिम्पसन नियम का, तो हम आपको सिम्पसन नियम बता देते हैं क्या है। तो हम लिखते हैं सिम्पसन नियम से, सिम्पसन नियम से। ठीक है, सिम्पसन नियम होता क्या है, देखिए सिम्पसन नियम होता है समाकलन a to b y dx बराबर होता है समाकलन। देखिए या तो समाकलन लगा लेना, वैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो इसके बराबर दे रहा हो या a के बराबर कर लिया। जब ये दे रखा है तो हम इसके बराबर लेके चल रहे। होता क्या है h/3 f प्लस l प्लस 2 इंटू ओ प्लस 4 इंटू ई। ठीक है, ये हमारा होता है सिम्पसन नियम। जब हल करेंगे हम बता देंगे f और l और o और e क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया है। सबसे पहली बात तो अब दे रखा है, इसकी सहायता से इसको 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो अब इसको बांटने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, h होना चाहिए। तो अब हम चलते क्या, सबसे पहली बात तो इसकी हम सारणी बना लें या तो हम उसका मान निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास y का मान क्या दिया होगा। अगर हम y बराबर निकालें तो y बराबर यहाँ से हमारा 1/x निकलेगा। तो y बराबर 1/x हमारे पास आ गया। a और b के मान हमको चाहिए, क्योंकि हमको h निकालना है। a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। देखिए हमारे पास दे रखा है समाकलन a 1 से 2 दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो a बराबर 1 और b बराबर हमारे पास 2 हो गया। तो a बराबर 1 और b बराबर 2 हो गया। हमको इस फार्मूले से a और b का मान
यहाँ से निकालना है, इस फार्मूले से ए और बी का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, सभी को पता होगा जब समाकलन लिखते हैं उसके मान लिखते हैं तो समाकलन ए टू बी बोलते हैं। तो यहाँ से ए और ये बी हो गया। इसके बाद हमको एन की बात करें तो एन बराबर हम यहाँ पे अभी नहीं लिख रहे, हमको एच बराबर निकालना है, हमको एच का मान निकालना है। अगर एच का मान मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सारणी को आराम से बना सकते हैं। तो एच बराबर हमारे पास होता है, एच बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन। अब देखिए b का मान तो हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, b का मान हमारे पास 2 दे रखा है। तो 2 माइनस 1 अपॉन एन, तो ये आ गया 1 अपॉन एन। एन का मान अब यहाँ से हम देखिए 2 को छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं सम पे, 2 को छोड़ के बाकी समी संख्या होगी, 2 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, 4 6 8 10 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 2 को यहाँ छोड़ के हम 4 लिए ले रहे एन की वैल्यू। तो 1/4 यहाँ जाएगा, अगर हम इस पर भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। हमको यहाँ से h की वैल्यू चाहिए थी तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए h की वैल्यू हमको चाहिए थी तो h बराबर आ गया 0.25। ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अगर आप लोग h की वैल्यू निकाल लोगे तो आप सारणी बहुत आराम से बना लोगे। अब देखिए h की वैल्यू मिल गई, अब हम चलते हैं सारणी की तरफ। ठीक है, सारणी कैसे बनानी है ये भी समझे। वैसे तो जिसने भी क्लास पढ़ी होगी इसके पहले भी इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन डिटेल से यहाँ भी बताया जा रहा है। तो अब चलते हैं सारणी की तरफ। ठीक है, सारणी कैसे बनाई जाती है। अब देखिए सारणी बनाने की स्केल की जरूरत पड़ेगी तो हम स्केल उठा लेते हैं। तो ये हमारे पास स्केल आ गई। ठीक है, अब देखिए सारणी बनानी है तो कैसे हम बनाएं। सबसे पहली बात तो कह रहा है 1 का मत 2 को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो आप अपने हिसाब से सारणी बना लीजिएगा और हम अपने हिसाब से सारणी बना रहे हैं। जब तक सारणी बना रहे हैं तब तक आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा हम तो कर ही रहे हैं। अब देखिए सारणी अपने हिसाब से बनाना, छोटी या बड़ी जैसे आप बना सकते हो बना लेना। स्केल हो तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे मन हो हाथ से सहायता से या पेन रख के आप सारणी बना लेना आराम से। तो अब हम यहाँ पे खाने काटने जा रहे हैं। अब देखिए जब इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे ना तो 4 से ज़्यादा ही हमारे ये भाग बनेंगे जाके। ठीक है, 4 से ज़्यादा भाग बनेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। सारणी बनने के बाद आपके पास एक मान होगा x का, एक मान y बराबर हमारे पास क्या था 1/x था, तो 1/x हो जाएगा। अच्छा, इतनी सारणी बनाने से पहले अगर आपको ये सोचना हो कुछ भाषा वगैरह लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम भाषा लिखना चाहें तो यहाँ पे हम थोड़ा लिखे दे रहे, कह रहा है अतः परास, अतः परास। परास का मतलब जो ये एक काम समाकलन 1 से 2 दे रखा है उसको हम लोग परास भी बोल देते हैं। परास 1,2 को 4 बराबर को 4 बराबर भाग में बांटकर x के विभिन्न मानों के लिए, x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान की गणना करने पर, y के संगत मान की गणना करने पर। इतनी भाषा आप लोग लिख सकते हैं। लिखने के मन हो तो लिखे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये भाषा लिखी जाए। ठीक है, भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना ही समझे, सारणी हमको बनानी है, x और y के मान हमको निकालना है। कैसे निकालना है ये आपको समझना है, कैसे निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं मान कैसे निकाले जाएं। तो मान के लिए हम करते क्या, देखो एक चीज़ हम और बता दें। मान निकालने के लिए सबसे पहले को हम a मानते हैं, दूसरा हो जाता है हमारे पास a प्लस h, तीसरा हो जाता है a प्लस 2h और इसके बाद
अगला हो जाता है चौथा a प्लस 3h, इसके बाद हो जाता है a प्लस 4h। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान को निकाल लेना है। अब a का मतलब, a देखिए हमारे पास दे रखा है, a बराबर 1 है हमारे पास, तो यहाँ हमने a बराबर 1 रख लिया। अब दूसरे खाने को हमको कैसे निकालना है, कह रहा a प्लस h करना है, तो a का मान 1 है, h का मान कितना है 0.25, तो दूसरे में हम जोड़ देंगे कैसे 1 प्लस 0.25, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 1.25 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, a का मान 1 है प्लस 2 इंटू 0.25 का गुणा करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.50। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 1.75 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए वो यही तो कह रहा था ना कि 1 और 2 को, अंतराल 1, 2 को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए पहला 1, फिर 1.25, फिर 1.5, फिर 1.75, फिर 2 हो गया। तो अब हम खाने गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 खानों में हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर उसमें तो 4 बराबर भागों में का, आपने इसको 5 में कब इसमें हो गया है। तो बेटा सिम्पसन नियम कह रहा है, हम आपको एक शुद्ध भाषा में बोल दें, सिम्पसन नियम का मतलब है जब भी आपका सिम्पसन नियम पूछे, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि सिम्पसन नियम हमेशा विषम चलता है और समलंबी नियम हमेशा सम होता है। मतलब सिम्पसन नियम में जब भी सारणी बनेगी हमेशा विषम खाने होंगे, और समलंबी नियम में जब भी सारणी बनेगी उसमें सम खाने होंगे। इस हिसाब से आपको ये देख के चलना है। अब हमको y का मान निकालना है, तो देखिए y का मान जब हम निकालेंगे ना, तो y कह रहा है 1/x, तो देखिए 1/1, x का मान हमारे पास पहला 1 है, ये 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसके बाद हमको ये निकालना 1/, अब देखो 1/, पे है और हमारे पास x की दूसरी वैल्यू क्या है 1.25, तो 1.25 रखेंगे, तो ये वैल्यू इसको जब हम भाग देंगे 0.8 आ जाएगा। आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है, वहाँ कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने हाथ से जल्दी जल्दी आपको करना है। इसके बाद देखिए फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी 1/, फिर आ जाएगा 1.50 आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.67 आ जाएगी। इसके बाद जब 1/1.75 रखेंगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी, तब वैल्यू आ जाएगी 0.57 आ जाएगी। इसके बाद जब वैल्यू 1/2 रख दोगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, हम बता दें, अगर आपको आंसर निकालना है, क्लियर आंसर निकालना है, तो आपको करना क्या आएगा, दशमलव के 2 या 3 अंकों तक हमको लेके चलना है उसे, दशमलव के 2 या 3 अंकों तक लेके चलना है, तभी उसका हम आंसर कायदे से निकाल पाएंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास सब चीज़ें। अब देखिए जब फार्मूला लिखा था हमने, यहाँ पे देखिए फार्मूला ये आपको दिख रहा होगा h/3, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला वहाँ लिखा है, हम यहाँ से सिर्फ उसका सैल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। अब देखिए सैल्यूशन के लिए है क्या, h/3 बोल रहा है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.25 है, ठीक है 0.25, तो हम इसको 0.25 रख सकते हैं, ठीक, h की वैल्यू 0.25 रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा h की वैल्यू क्या रखा 0.25 बटे कितना है हमारे पास 3, तो हमने 3 रख लिया। बड़ा कोष्टक देखो यहाँ लगा है, बड़ा कोष्टक, f का मतलब है फर्स्ट पद, f हमारे पास ये हो जाता है फर्स्ट पद, और l जो कहता है वो लास्ट पद, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पद क्या है, हमारे पास फर्स्ट पद है 1 प्लस लास्ट पद है 0.5, ये हो गया। इसके बाद फिर को फार्मूला कह रहा है प्लस का हमारे पास 2 है और o है, o का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो हम बता दें, o का मतलब है ऑड संख्या, ऑड का मतलब
विषम संख्या। अब विषम संख्या अगर आप यहाँ ढूंढोगे ना तो आप यही गलती करोगे, विषम संख्या यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो विषम संख्या अगर आप इस प्रकार ढूंढोगे तो क्वेश्चन पे आप फाइल कर जाओगे और लगा नहीं पाओगे। तो उसके लिए एक काम करना, आप यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे इसको दर्शा लेना। ये हमारे पास y1, ये हमारे पास y2 और y3 और y4 और y5, ठीक है। और एक चीज़, जहाँ फर्स्ट और लास्ट पद आ जाएगा उसके बाद फर्स्ट और लास्ट पद की गणना इवन ऑड पे नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट पद की गणना इवन और ऑड पे नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको और संख्या चाहिए, तो और संख्या हमारे पास y3 है, ठीक है। तो 2 × 0.67 प्लस फिर 4 है, फिर हमको और संख्या चाहिए, ठीक है, इवन संख्या चाहिए। इवन संख्या हमारे पास ये है और ये है। तो इवन संख्याओं को सबसे पहले जोड़े। इवन संख्या हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास 8 है और प्लस 0.57 है। बड़ा कोष्टक ये हो जाएगा हमारा, बंद हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको जोड़ लेना है, इसको हमको जोड़ना है, जोड़ने के बाद रख लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो अब हम चलते हैं बराबर करते हुए, ठीक है। ये 0.25/3 आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट, ये हमारे पास 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। चलो इसको हम जोड़ ले, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 प्लस इसका हम मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.34 प्लस इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जोड़ आएगा 1.37। तो 4 × 1.37, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही आया होगा। इसके बाद ये जैसा चल रहा था, चलते तो पहले हम इसको पूरा कायदे से हल कर लेते हैं। 0.25/3 ये जैसा था इसको लिख लो, ये जैसा था हम इसको लिख, इसका हम मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे 4 × 1 = 5, 5 दशमलव प्लस 5.48, ये इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका आएगा। अब देखिए ये तो आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कराने के बाद आया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे 0.25/3। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद क्या आता है ये भी देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में लिख के जोड़े ले रहे हैं। ये आ गया 1.5, ये 1.34, ये आ गया 5.48, ठीक है। 8 × 4 = 12 की 2 हो जाएगा और 5 × 5 = 10, 3 × 13 = 1 14 हो जाएगा और 5 × 2 = 7 1 8 हो जाएगा। 8.42 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया, 8.42 हो गया, ठीक है। 8.42 ये हमारे पास इसका मान आया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस पे और इसका भाग दे दिया जाए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई और इसका भाग। अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए हम थोड़ा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम मोबाइल का यूज़ करके इसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अपने दूसरे मोबाइल पे कैलकुलेटर निकाल के उसका हम कैलकुलेशन किए ले रहे हैं। अब देखिए हम उसका कैलकुलेटर हम किए ले रहे हैं। तो हमारे पास मान है, क्या मान है, ये हमारे पास 8.42 और इंटू पे आ जाएगा 0.25। तो ये हमारे पास आ गया, बराबर आ गया 2.105/3 आ गया, ठीक है। अब इसका हम भाग दे देंगे, इसी पे भागित 3 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.701। ये हमारे पास इसका मान आ गया। मान किसका आया, ये हमारे पास ये मान आ गया हमारे पास समाकलन
समाकलन 1 से 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा dx अपॉन x बराबर आ जाएगा 0.701 आ जाएगा। ठीक है, 0.701 आ जाएगा। एक तो आंसर आपका यही हो जाएगा जो पहले का है। ठीक है, एक तो आंसर आपका आ गया 0.701 आ गया। अब देखिए इसी का बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना कीजिए। इसी प्रश्न की सहायता से वो कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न की सहायता से log 2 की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखो बी नंबर डाले दे रहे हैं, ये बी नंबर है और कह रहा इसी प्रश्न की सहायता से log 2 की गणना करना है। तो ये हम लिख सकते हैं समाकलन 1 से 2, ठीक है, 1/x और dx। अब देखिए इसका अगर 1/x का हम समाकलन करेंगे, हमको पता है क्या होता है, log x होता है। ठीक है, 1 से 2 हो गया। अब हम वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। तो हमें पता है log 2 माइनस log 1 का मान 0। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, समाकलन 1 से 2 1/x dx बराबर क्या आया, log 2। अब देखिए जब ये बराबर इसके है तो क्या हम इसका मान यहाँ रख के यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका मान रख सकते हैं। तो हमारे पास देखो आंसर क्या आएगा, अब हम इसकी जगह इसका मान रख के ले रहे हैं, तो हमारे पास log 2 बराबर आ जाएगा 0.701। यही इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। हम फिर बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि log 2 का मान तो होता है 0.3010। आपने बताया है, ये आपकी बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन की सहायता से उसने कहा है, कह रहा इस क्वेश्चन की सहायता, इस प्रश्न की सहायता से आप पढ़ लीजिए, इस प्रश्न की सहायता से log 2 के मान की गणना करें। तो आपको इसी प्रश्न की सहायता से आपको log 2 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, देखो कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया है अपना 1994, 2004, 2007, 2008 और 2010। मतलब लगातार 1 2 3 4 5 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा था, तो हमें इम्पोर्टेंट लगा तो हमने बता दिया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चले। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, वो भी देख लेते हैं। जो होगा वो भी इम्पोर्टेंट ही होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी बहुत बार गया है पूछा। चलिए हम क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन कह रहा है समाकलन 1 से 5 dx अपॉन 1 प्लस x का मान समविलंबी नियम से निकालें, नियम से निकालें। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पहले वाला धकाधक पूछा गया था, इसे ये भी भैया बहुत पूछा गया है। देखो पूछा कब गया है, 2011, 14, 15, 16, 1 2 3 4 साल से लगातार पूछा गया है। और बैक पेपर में भी पूछा गया है, स्पेशल बैक पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बैक पेपर में अलग से पूछा गया है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे हल होगा। वैसे अब इसको हल करने में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम आपको पीछे बता ही के आए हैं, और तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो
चलते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमको सारणी बनानी पड़ेगी और सबसे पहले समलंबी नियम, चलिए जो फार्मूला होगा हम बात के लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हम करेंगे, हमको मान क्या क्या चाहिए। देखिए हमको मान चाहिए y बराबर मान दे रखा है 1/1 प्लस एक्स, a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर हमारे पास 5 दे रखा है, और n बराबर हमने कहा था 2 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने n का मान 4 ले लिया है। तो हमको h बराबर निकालना है जो होता है b माइनस a अपॉन n, b का मान 5 माइनस 1/4, तो इसका मतलब आ गया h बराबर 1 हमारे पास। मान सभी हो गए, अब हमको सिर्फ सारणी को ही बनानी है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, अगर आपको h की वैल्यू निकालना ना है तो इतना ध्यान देना, जब आप सारणी बनाना उसके बीच का गैप जो अंतराल होना चाहिए वो 1 दे देना है। सभी के बीच का अंतराल 1 दे देंगे तो वो आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी h की वैल्यू हो जाएगी। कैसे देना है, चलिए हम इस बार आपको ऐसे ही बताते हैं कैसे देना है आपको। तो हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। अब देखिए सारणी बनाने जा रहे हैं तो आप लोग सारणी अपने हिसाब से जैसे मन हो वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, हम अपने हिसाब से सारणी बनाए ले रहे हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको ये समझना है कि हम सारणी कैसे बनाएं। अगर आपने सारणी बना ली तो क्वेश्चन आप ऐसे हल करोगे जैसे आप क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो हम फिर से आपकी सारणी बना दे रहे हैं। इसके बाद उसके मान कैसे बनाने हैं वो देखना है। अब देखिए अगर हम आपको सीधे डायरेक्ट बताएं कि h की वैल्यू 1 मान के चलेंगे और हमारे पास अंतराल दे रखा है 1 से 5, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये y बराबर हमारे पास 1/1 प्लस x हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। तो पहला तो हमने 1 रख दिया है। अब हम कह रहे हैं 1 का गैप देते हुए हमको चलना है, तो हमको 1 का गैप देना है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर फिर एक हम गैप देंगे 3 हो जाएगा। इस पर फिर एक गैप देंगे 4 हो जाएगा। एक गैप देंगे ये हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा अंतराल 1 से 5 तक की हमारी ये सीमा बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद अब इसके मान सभी निकाल लेने हैं। तो अब इसके मान हमको निकालने हैं, तब तक हम इसकी लाइन खींचते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए y की वैल्यू कैसे निकलेगी। अभी हमने आगे बताई थी y की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा नहीं निकाल सकते हो तो चलिए हम आपको y की वैल्यू निकाल के बताते हैं। y की वैल्यू निकलती कैसे है, y बराबर हमारे पास दे रखा है, y बराबर हमारे पास 1/1 प्लस x दे रखा है। ठीक है, सोचिएगा तो यहाँ से हम पहले 1/1 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 लेके चले तो हमारे पास यहाँ 1 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हमारे पहले की वैल्यू आ गई, तो हम इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, 1/2। आप चाहो तो इसको भाग दे सकते हो, 0.5 भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी जगह अगर हम जहाँ पे x की वैल्यू 1 मान के, अब यहाँ 2 मान के चलेंगे तो देखिए 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। इसी प्रकार जहाँ पे हमने 2 रखा था यहाँ पे हम 3 रख देंगे तो 1/4 हो जाएगी। तो ये 1/ हमारे पास क्या हो गई, 4 हो गई। जहाँ 3 रखे थे अगर हम x की वैल्यू को वहाँ पे 4 रख देंगे, जब यहाँ पे हम 4 रख देंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 1/5। इसी प्रकार ये 1/6 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सारणी कंप्लीट। उसने कहा है समलंबी नियम से निकालें। अब हमको समझना है समलंबी नियम होता क्या है। तो देखिए हमारे पास समलंबी नियम का सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा हमारे पास, समाकलन जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं और 1/1 प्लस x dx लिख लेते हैं। अब फार्मूले को हम इसी के बराबर लेके चलेंगे। ये होता है h/2, बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं
y1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे y5 तक है तो हम y5 यहाँ लिख सकते हैं, y1 प्लस y5। 6 होता है तो y6 लिख लेते क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पद चाहिए हमको, फर्स्ट और लास्ट पद चाहिए। इसके बाद क्या करना है, प्लस 2 होगा, और क्या होगा हमारे पास y2 y3 y4। इसके आगे नहीं बढ़े क्योंकि y5 हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हम y4 तक ही लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा उसका फार्मूला। अब करना क्या है, अब हमको यहाँ पे इसके सारे मान रख देने हैं। अब मान रख के हमको सारे क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो चलिए, s का मान हमने बताया था, s का मान हमारे पास है 1/2, y1 हमारे पास है 1/2 प्लस 1/6 और प्लस 2 इंटू y2 y3 y4, इनको सबको जोड़ लेना है। जोड़ लिया, इनको लासा सा लेके आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, लासा लेके इसको हल करना हो, या तो चलिए अच्छा हम ही लासा लेके इसको हल करके आपको दिखाएं। तो चलिए, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। सबसे पहले इसको लासा लेते हैं, ये 6 है, तो लासा अगर देखा जाए तो 6 हो सकता है हमारा। ये द्वितीयांश है 3 प्लस 1 प्लस 2, इस पे हम लासा ले सकते हैं, 4 × 12 12 × 5 60, 60 लासा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब ये 60 लासा हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 15 और प्लस 12। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, 3 × 4 4/6 हो जाएगा। ये 1/2 जैसा था उसको वैसा लेके चलना है। ये हो जाएगा हमारे पास 4/6 प्लस 2, इसको हल करोगे, 5 2 7, 2 1 3, 1 2 2 4, 47/7 इंटू 47/60, ये हमारे पास आया। अब देखिए, अभी इसको और आगे सॉल्व कर लो, 1/2 हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करना हो तो अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका मान क्या आता है ये देखते हैं। ये 16 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/6 प्लस 47/30। अब इसको हल करेंगे, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। इस पे लासा ले लो, ठीक है, तो 30 आ जाएगा, 6×5 30 और 6×5 30। अब देखिए, एक काम और भी हो सकता था, एक काम और हो सकता था। हो क्या सकता था, हम इसको भी काट सकते थे। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, अब भी सही है। अब ये आएगा हमारे पास, अगर भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 47 हो जाएगा। या तो एक लाइन हम यहाँ इसको बढ़ा दे रहे, ये हो जाएगा 1/2 2/3 प्लस 47/30। अब ठीक है, अब समझ में आएगा। अब इसको हल कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू इसको जोड़ लेना, 4 2 6 67/3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको हल करना है आपको, हल करोगे तो आपके पास इसका मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा। इसका भाग देना है अब आपको। ठीक है, भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1.116। 3 अंकों तक आपको भाग देना है। ठीक है, 3 अंकों तक भाग देना है, तभी आपके पास सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये जो था फाइनल आंसर आ गया है, तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2y प्लस 1 बराबर 0 के केंद्र तथा त्रिज्या की लंबाई बताओ। त्रिज्या की लंबाई बताओ। तो देखिए ये भी पूछा गया है आपका, कब पूछा गया है, 2018 में ही पूछा गया है। ये आपका 2018 में ही पूछा गया है। तो इसके सैल्यूशन की तरफ हम चलें, ठीक है। इसके सैल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम करें क्या, इस समीकरण को अपने मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। तो कैसे कराएंगे देखिए हम बताएं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो हम इसकी तुलना इससे हम कर लेंगे। तो अब देखिए तुलना करने के लिए हम करें क्या, हमारे पास समीकरण दे रखा है। जो समीकरण हमारे पास दे रखा है हम उसको यहाँ पे रख के उसकी हम तुलना कर लेंगे। तो हमारे पास समीकरण ये दे रखा है तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं यहीं पे। तो तुलना जब करेंगे तो हम इस समीकरण की तुलना करें तो 2gx बराबर हमारे पास क्या होगा, माइनस का 4, और 2f बराबर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हम इससे g का मान निकालें तो माइनस का 2 आ जाएगा। अगर हम इससे f का मान निकालें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, केंद्र तथा त्रिज्या पूछ रहा है। तो हमें पता है केंद्र क्या होते हैं। केंद्र क्या होता है हमारा, केंद्र होता है माइनस g कामा माइनस f। तो हमारे पास केंद्र क्या निकल आएंगे। अब इसके देखिए केंद्र तो निकल आए, केंद्र क्या होगा हमारे पास 2 होगा और माइनस का 1 होगा। ये हमारे पास केंद्र निकल आया। तो एक आंसर हमारे पास आराम से ये आ गया। दूसरा आंसर के लिए कह रहा है उसकी त्रिज्या की लंबाई, मतलब कि लंबाई क्या कहे, उसने त्रिज्या ही कही है। त्रिज्या के लिए हमको c का मान चाहिए। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू की तुलना करें तो c बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। g और f के मान हमको ये मिल गए, g और f की मान हमको यहाँ से मिले हैं। अब इसकी हमको निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या देखो इधर साइड में हम निकाले दे रहे हैं। तो अब हमको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या का फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट पे जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होता है, ठीक है। सी स्क्वायर नहीं होता, सी अकेले होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम करें क्या, सारे मान यहाँ पे रख दें। तो देखिए हमारे पास मान दे रखा है, जी का मान हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 हो गया, और f का मान हम -1 है, -1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। और c की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 है तो -1 हो गया। इसको हल करेंगे तो अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। अब देखिए यहाँ से 1 तो 1 कैंसिल हो रहा है, बचा हमारे पास रूट का 4। 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास 2 आया यही हमारा क्या होगी, त्रिज्या होगी। यही हमारी त्रिज्या होगी और यही हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मतलब कौन सा है, उसको भी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है x + 5 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49। इसकी भी क्या पूछ रहा है, केंद्र पूछ रहा है और त्रिज्या पूछ रहा है। और ये पूछा कब गया है, 2019 पे पूछा गया है, ठीक है, 2019 पे। तो इसका सैल्यूशन कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को इसका सैल्यूशन तो आता ही होगा। इसका सैल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बात तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला काय का होना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होना चाहिए। अब वो फार्मूला होता क्या है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को हम स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं। तो हम तोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10 एक्स प्लस ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 49, ठीक है। इसको हम सही तरीके से लिख लें। कैसे लिखें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x और चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0y। अब देखिए इसको हम जब पक्षांतर करके लाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस पे आएगा। 9 पे हमारे पास 5 गए तो बचा 4, 2 पे 2 गए, 4 पे 2 गए, बचे 2 बराबर 0। 5 4 9 2 4 49, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। अब हमको करना क्या है, समीकरण इसको हम डाल देते हैं, एक तो लिखने में आराम हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण एक को, समीकरण एक को मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास 2gx बराबर आ जाएगा 10 और 2f बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा और c बराबर हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा। इससे अगर हम g का मान निकालें तो 5 आ जाएगा, इससे f का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमको केंद्र निकालना है, तो केंद्र हमारे पास होता क्या है, माइनस g कामा माइनस f। ये हमारे पास केंद्र आ जाएगा माइनस का 5 कामा 0। देखिए केंद्र तो हमारा आ गया माइनस का 5 कामा 0 हो गया, ठीक है। हमको त्रिज्या निकालनी है, एक आंसर आ गया हमारा, ठीक है, केंद्र आ गया, हमारे पास त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या के लिए फार्मूला अभी बताया था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए यहाँ पे हम रखें, पच्चम 25 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 24। 5 4 9 2 2 4, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। तो अब हम आंसर दे सकते हैं। एक आंसर हमारे पास ये था और दूसरा आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है y बराबर आपका दे रखा है 2x तथा वृत्त दे रखा है, वृत्त आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x की कोई जीवा है, कि कोई जीवा है, ठीक है। मान लिया कोई जीव, तो जीवा को व्यास मानकर कह रहा है, तो जीवा को
व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं कह रहा। y बराबर 2x, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x की कोई जीवा है। ठीक है। तो अगर हम वृत्त मान के चलें कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, गोल नहीं है तो समझ लेना ये हमारे पास वृत्त। ये वृत्त कौन सा है? ये वृत्त है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x। ठीक है। कह रहा है इसकी कोई एक जीवा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई जीवा है। ठीक है। जीवा हमारे पास क्या दिया? y बराबर 2x दे रखा है। हमने मान लिया कि ये हमारी जीवा है। कह रहा इस जीवा को, कह रहा तो जीवा को व्यास मानकर, अगर हम इस जीवा को व्यास मानकर एक हम वृत्त खींचे तो हो सकता है कि हमारा वृत्त ऐसा बन के आएगा। ठीक है। कह रहा जीवा को जीवा है तो जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, मतलब इस वृत्त का समीकरण पूछ रहा है जो जीवा को व्यास मानकर खींचा गया है। इसका तो समीकरण दे रखा है, ये 10x है, इसका समीकरण दे रखा है, इसका समीकरण पूछ रहा है, इस वाले का समीकरण पूछ रहा है। ठीक है। तो गौर से देखिएगा, इस वाले का समीकरण पूछ रहा है तो कैसे निकालना है ये देखते हैं अब। तो देखिए हमारे पास वृत्त कौन सा दे रखा है? हमारे पास एक वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? वृत्त दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x। तो सबसे पहले हम इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 हो गया। ठीक है। 10x बराबर 0 हो गया। एक हमारे पास y का मान यहाँ दे रखा है, y बराबर 2x दे रखा है। तो हम क्या y का मान यहाँ रख सकते हैं, इसका मान यहाँ रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, इसको रख लीजिए। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 5, 5x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये हमारे पास 5x निकल आएगा। तो ये x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 बराबर 0। अब अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास 5x बराबर 0 तो x बराबर 0। ठीक है। अब इसको ले ले तो अगर x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हमारे पास 2 आ गया। एक ये मान आया x का, एक ये मान हमारे पास x का आया। दो मान हमारे पास x के आ गए हैं। तो अब देखो हम करें क्या? अगर ये हमारा y बराबर दे रखा था तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान के चलें, y बराबर 2x को समीकरण नंबर हम 1 मानते हुए चलें, तो पेज भर गया है, हम जरा पलटा लेते हैं उसको। तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 दे रखा, y बराबर हमारे पास 2x दे रखा है। ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान 2 मान आए, x बराबर 0, x बराबर 2। तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे पहले, तो यहाँ पर हम रखते हैं x बराबर 0, तो y बराबर 2x है, तो y बराबर 0। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2x है, तो y बराबर 2 दूना 4। तो देखिए हमारे पास केंद्र निकल आए हैं। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या हो गया? केंद्र निकल आए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं केंद्र हमारे पास
केंद्र हमारे पास क्या निकले, एक तो निकले 0,0, दूसरा क्या निकला हमारे पास 2,4, 2,4। अब देखिए जब हमारे पास दो केंद्र दिया रखा है तो हमारे पास वृत्त का समीकरण निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ। तो होता क्या है ये, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी में देखिए हम ये मान रख सकते हैं, हमारे पास मान दे रखा है x1 x2 y1 y2 मान रखें। देखिए हमने मान रखा तो x माइनस 0 ये आ गया x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 ये आ गया y माइनस होगा प्लस नहीं y प्लस माइनस 4 बराबर 0। अब इसका मल्टीप्लाई करा, इसी का मल्टीप्लाई होना, ये तो 0 है, बेकार है। ये आ जाएगा हमारे पास x² और माइनस का 2x इसका कर लेंगे प्लस का y² माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब फाइनल आंसर निकल रहा है, इसको सही तरीके से लिख लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0। यही क्या होगा हमारे जीवा को वृत्तमान खींचा गया, जीवा को व्यासमान खींचे गए वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो आंसर हमारा ये निकल आया। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर था 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, एक क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन 2 बार पूछा गया है पेपर में, इसलिए क्वेश्चन को लिखा गया। ये पूछा गया है 2011 में और 2018 में, इसीलिए क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो देखिए कह रहा है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ठीक है, इसके लिए हम लोग जानते हैं या वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास एल स्क्वायर बराबर क्या होता है कास स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हम एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा, एम की जगह होता है ये कास स्क्वायर बीटा और प्लस की जगह होता है कास स्क्वायर गामा बराबर ये क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हो तो इसका एक फार्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यहाँ थीटा हो या ए हो या बी हो तो फार्मूला वही होता है, बस इसका कोण बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 3। साइन को बाहर निकालो, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर माइनस का 2। माइनस माइनस ख़त्म करो और जो बचेगा आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। यही आपका प्रूव करा रहा था और यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूव करा रहा था, यही आपका प्रूव हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन कह रहा उस समतल का समीकरण ज्ञात करें। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु दे रखा है 1, 0, -2 से होकर जाता है, तथा समतल युग्म 2x प्लस y माइनस z माइनस 2 बराबर 0 तथा x माइनस y माइनस z माइनस 3 बराबर 0 पर लंब है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब सॉल्यूशन की तरफ हम ध्यान दें। तो देखिए, सॉल्यूशन के लिए हम चले तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास समतल दे रखे हैं, तो हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस z माइनस 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और ये है x माइनस y माइनस z माइनस 3 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब करते क्या है, अब करना क्या है, हमारे पास एक बिंदु दे रखे थे। बिंदु क्या दे रखे थे हमारे पास, 1, 0, -2। अब इससे होकर जाने वाले समतल का हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर होता है 0। तो हम लोग रख सकते हैं, ये हो जाएगा a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 0 प्लस c z प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, हम इसको 3 मान लेंगे। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था से होकर जाता है। अगर ये समतल जो बना इससे होके जाता है तो हमारे पास लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, यदि समतल समतल 3 समतल 1 तथा 2
दोनों पर लंब है तो, अगर समतल 1, समतल 2 तथा समतल 3, समतल 1 तथा समतल 2 पर लंब है तो क्या होगा? जब लंब होगा ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। हमको करना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 4 और 5 को हल कर लेना है और उससे मान निकाल लेना है। तो चलिए समीकरण 4 व समीकरण 5 को गुणनखंड विधि से हल करने पर अब देखिए इसको हम लोग बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। अगर आप लोगों को बीजगुणनखंड विधि आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका अलग से एक वीडियो बनाया गया है, तो इसको हम बीजगुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो करना क्या है? तो इसको a बटे मतलब a और b c के मान हमको चाहिए। अगर a और b c के मान मिलता है तो हमको समीकरण मिल जाएगा। तो a बराबर, b बराबर और c बराबर, इसके बराबर एक कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं। जिसको ये मान निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बीजगुणनखंड की विधि अलग से हमने बताई है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। जब हम a का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1। b का मान निकालेंगे तो -1 + 2। c का मान निकालेंगे तो -2 -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a बटे -2 बराबर b बटे 1 बराबर c बटे -3 और बराबर k। ठीक है, इससे हम सभी का मान निकाल लेंगे। ये आ जाएगा a बराबर -2k, b बराबर k, c बराबर -3k। यही जो मान आए हैं हमारे पास, ये जो मान आए हैं, ऊपर हम लोगों ने एक समीकरण बनाया था, समीकरण नंबर ये 3 है। समीकरण नंबर 3 पे इसको रख के और हल कर लेंगे। जो मान आएगा वो हमारा क्या होगा? समीकरण होगा। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण पे मान। a का मान रखें, ये हमारे पास आ गया -2k x -1 प्लस k, y हो जाएगा -3k z प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए ये आ जाएगा -2kx प्लस 2k प्लस ky -3kz और -6k बराबर 0। ठीक है, सभी सिक्के को आप बाहर निकाल दोगे, के का काम खत्म कर दो। सभी सिक्के को बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? -2x प्लस 2 प्लस y माइनस का ये बचेगा 3z और -6 बराबर 0। ठीक है, अभी जो घट गुड़ रहा है उसको कर लो, इसके बाद आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। तो देखिए ये बचे कि आपके पास 2x प्लस y माइनस 3z और ये -4, लेकिन ये माइनस यहाँ लगा है बराबर 0। इस माइनस का अंदर गुणा करा दो, ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस का y प्लस का 3z और प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये जो समीकरण निकल के आया है यही आपका क्या है? समीकरण है।
ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज 24 तारीख थी, कल से आपके पेपर लगे हुए हैं, तो आप लोग आराम से तैयारी करिएगा और अच्छे नंबरों से पास होइएगा।